हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जर्नल के अंदर जो टर्म्स यूज में लेते हैं उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। जर्नल के जो फंक्शंस है उस पर डिस्कस करेंगे। जर्नल के फीचर्स देखेंगे, जर्नल के एडवांटेज देखेंगे और जर्नल की लिमिटेशंस देखेंगे। इस वीडियो को ध्यान से देखना। इसका रीज़न ये है कि अब एग्ज़ाम के अंदर MCQ क्वेश्चन भी आ रहे हैं, तो जब तक आपका इसका बेसिक फंडा क्लियर नहीं होगा, इसका थ्योरी पार्ट थोड़ा बहुत क्लियर नहीं होगा, तब तक आप MCQ के प्रॉपर आंसर नहीं कर पाएंगे। तो इस वीडियो को अवॉइड नहीं करना, सीरियसली इसको बड़े ध्यान से देखना। जर्नल मैंने इंट्रोडक्शन वाले जो वीडियो के अंदर आपको इसका बेसिक जो है वो सारा क्लियर कर दिया है, फिर भी दोबारा रिपीट कर लें। बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री और बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जर्नल होती है वो बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है। इसका ये मतलब हुआ है कि जैसे ही वो आप कोई ट्रांजेक्शन करते हैं, कोई गुड्स परचेज करते हैं, तो उसके साथ में जो बिल आता है, या सेल जब गुड्स आप सेल करते हैं तो जो आपके पास आप जो इनवॉइस काटते हैं या बिल काटते हैं पार्टी का, तो जैसे ही वो बिल अकाउंटेंट के पास आता है या जो जर्नल मेंटेन करता है उसके पास आता है, तो वो उसकी एंट्री कर लेते हैं। उसके अलावा एक क्रोनोलॉजिकल एंट्रीज, इसका ये मतलब हुआ कि जो जर्नल है उसके अंदर जो एंट्री करेंगे वो जैसे जैसे ट्रांजेक्शन होगा वैसे वैसे उसकी एंट्री करेंगे। 1 नंबर के ऊपर मान लो सबसे पहले जो ट्रांजेक्शन हुआ वो, फिर 2 नंबर, 3 नंबर, इस टाइप से उस सीक्वेंस के अंदर होता रहेगा। इट मीन्स कि अगर मान लो 5 अप्रैल को अगर कोई ट्रांजेक्शन हुए हैं, तो जैसे जैसे ट्रांजेक्शन होंगे वैसे वैसे इसके अंदर एंट्री उसकी करते जाएंगे। तो ये जर्नल होती है वो क्रोनोलॉजिकल एंट्रीज इसके अंदर चलती रहती है। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट, इसके अंदर जो एंट्री होती है वो सोर्स डॉक्यूमेंट के साथ में होती है। जैसे कैश मेमो है, जैसे ही कैश मेमो आपके पास आया आप एंट्री कर लेंगे। कैश मेमो का क्या मतलब हुआ, जब हम कोई गुड्स परचेज करते हैं या और कोई स्टेशनरी का आइटम या कुछ भी परचेज करते हैं, तो मार्केट में जाते हैं, शॉपकीपर को हम पैसे देते हैं, वो अपने को सामान दे देता है और साथ में एक बिल देता है कैश का, उसमें बिल काट कर दे दिया। तो वो जो मेमो होता है या जो बिल होता है उसको कैश मेमो कहेंगे। उसके अलावा इनवॉइस, इनवॉइस क्या होता है, जैसे हमने कोई गुड्स परचेज किए हैं या हमने गुड्स सेल किए हैं, तो जो साथ में बिल काट कर देते हैं उसको इनवॉइस कहते हैं। उसके अलावा परचेज का अगर कोई बिल हो गया, तो ये जो इनवॉइस हो गया, कैश मेमो मेमो हो गया, ये जर्नल टर्म्स है। तो इसकी आपको हैबिट डालनी चाहिए कि कैश मेमो क्या हुआ। कैश मेमो जब गुड्स हम परचेज करते हैं तो वो साथ में हमें जो गुड्स के साथ में जो देता है, हम कैश पेमेंट करने के बाद जो बिल देता है उसको कैश मेमो कहेंगे। इनवॉइस, इनवॉइस का मतलब बिल होता है, परचेज इनवॉइस, सेल इनवॉइस, ये बिल्स होते हैं। परचेज बिल हो ही गया, तो ये जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसके बेस पर जर्नल के अंदर एंट्री होती है। ट्रांजेक्शन्स कैन बी रिकॉर्डेड इन वन जर्नल, जितने भी ट्रांजेक्शन्स हैं वो क्रोनोलॉजिकल होता है, इसके अंदर डे टू डे बेसिस पर होता है। तो एक ही जो बुक होती है उसी के अंदर सारे ट्रांजेक्शन करते जाएंगे। जैसे सबसे पहले सैलरी पे करी, उसका हम ट्रांजेक्शन उसको नोट डाउन कर लेंगे। उसके बाद मान लीजिए हमने इलेक्ट्रिसिटी का बिल डिपॉजिट किया तो वो ले लेंगे। उसके बाद ऑफिस का रेंट अगर पे किया तो वो ले लेंगे। तो जितने भी ट्रांजेक्शन है उसको यहाँ पर बाइफ्रिकेट नहीं करेंगे कि सैलरी को अलग कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी बिल को अलग कर दिया, परचेज को अलग कर दिया, ऐसे नहीं करेंगे। एक ही बुक के अंदर सब राइट डाउन करते जाएंगे, इनकी यहाँ पर एंट्री करते जाएंगे। अल्टरनेटिवली हम क्या कर सकते हैं, मान लीजिए बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन हो जाते हैं एक जर्नल के अंदर, तो ये फिजिबल नहीं होता कि आप एक ही उस बुक के अंदर या उस जर्नल के अंदर सारी एंट्री कर लो। तो उस टाइम आपके पास ऑप्शन क्या रहेगा, आप एक से ज़्यादा जर्नल मेंटेन करो, उसके अंदर एंट्री करते जाइए। कैसे करेंगे, सबकी सेपरेट जर्नल आप तैयार करेंगे, वो मेंटेन करेंगे सेपरेट। जैसे जो क्रेडिट परचेज है उसकी आपने एक सेपरेट जर्नल तैयार कर ली कि जो जो क्रेडिट के अंदर हम गुड्स यानी उधार के अंदर कोई भी गुड्स परचेज करके लाएंगे। क्रेडिट परचेज का मतलब कि हम परचेज करके ले आए, गुड्स ले आए शॉप के अंदर और उसका पेमेंट है वो 2 महीने बाद करेंगे, तो ये क्रेडिट परचेज होती है, यानी उधार के अंदर माल खरीद कर लाते हैं। ऐसे ही क्रेडिट सेल, हम अगर किसी को मान लो गुड्स सेल कर रहे हैं क्रेडिट के ऊपर, उधार में माल बेच रहे हैं, या परचेज रिटर्न, हमने माल परचेज कर रखा था उसको वापस कर रहे हैं,
या सेल्स रिटर्न, हमने माल बेच रखा है वो वापस आ गए हैं। तो एक जर्नल के अंदर एंट्री नहीं करके हमारे पास ऑप्शन क्या है, सेल जर्नल एक सेपरेट बना ली कि ये सेल आपकी सेल जर्नल हो गई, एक सेपरेट बुक आपने बना ली वो आपकी परचेज जर्नल हो गई। इस टाइप से 4 टाइप की आप बना सकते हैं, परचेज, सेल, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, और जैसी रिक्वायरमेंट है उस टाइप से हम जर्नल बना सकते हैं। कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप 2 ही जर्नल मेंटेन करोगे या 4 करेंगे। इसके जो बेसिक रूल्स है उस रूल के अकॉर्डिंग आप जितना वॉल्यूम होता है बिजनेस के अंदर उसके अकॉर्डिंग आप 10 जर्नल मेंटेन करो, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं होती। अब आते हैं सेपरेट जर्नल्स आर कॉल्ड, जो सेपरेट जो जर्नल हम मेंटेन करेंगे उसको क्या कहेंगे, स्पेशल जर्नल। कहीं स्पेशल पर्पज जर्नल हो गई ना कि एक स्पेशल जर्नल इसमें सिर्फ परचेज के ट्रांजेक्शन हम करेंगे। सेल जर्नल, तो ये सेल के ही सारे ट्रांजेक्शन इसके अंदर आएंगे, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, स्पेशल जर्नल हो गया, स्पेशल पर्पज बुक हो गया, या सब्सिडरी बुक्स हो गई। कोई भी इसको किसी भी नाम से हम बोलें इसको, उसका मतलब ये हुआ कि ये जो सेपरेट जो जर्नल हम मेंटेन कर रहे हैं, सेल्स रिटर्न की, परचेज रिटर्न की, सेल की, परचेज की, इसका इंडिकेशन यही होता है। तो ये MCQ के अंदर इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये आपको थोड़ा सा डीपली स्टडी करनी चाहिए इसकी। अब हम देखते हैं कि जो टर्म्स या जो एक्सप्रेशंस जो यूज में लेंगे जर्नल मेंटेन करते टाइम, उस पर डिस्कस कर लेते हैं। ये बार बार आपके सामने ये वर्ड्स आएंगे तो इनका पता होना चाहिए कि ये क्या कहना चाहता है, इसकी टर्मिनोलॉजी का पता होना चाहिए। जैसे बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री अभी हमने डिस्कस किया, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री मीन्स कि जहाँ पर ओरिजिनल एंट्री यानी इवेंट जैसे ही वो उसके अंदर ओक्योर होती है उसी टाइम हम उसके एंट्री कर लेते हैं, तो इसको जर्नल इज कॉल्ड बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। इंस्टेंट हम एंट्री कर लेते हैं, जैसे ही गुड्स परचेज करते हैं इसमें एंट्री कर लेते हैं। उसके बाद जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री का क्या मतलब हुआ, एन एंट्री रिकॉर्डेड इन जर्नल, जो हमारी जर्नल है उसमें जो एंट्री हम रिकॉर्ड करेंगे, जो जैसे मान लो कोई सैलरी हम पे कर रहे हैं, स्टाफ सैलरी, स्टाफ सैलरी टू कैश अकाउंट 10,000, आपने सैलरी पे करी 10,000 रुपीज, तो ये हमने एंट्री कर दी। तो ये जो एंट्री है ये क्या है, ये जर्नल एंट्री है, इसको जर्नल एंट्री कहेंगे। इसका नरेशन आ जाएगा कि हमने स्टाफ को सैलरी पे करी, यहाँ पर लिखा जाएगा, तो ये जर्नल एंट्री हो गई। तो जर्नल एंट्री का मतलब ये हो गया। अब आप आइए जर्नलाइजिंग, जर्नलाइजिंग का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ है कि ये जो प्रोसेस है अकाउंटिंग की हमने एंट्री करी वो जर्नलाइजिंग, प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, हमने ये रिकॉर्ड कर लिया, इसी को जर्नलाइजिंग कहते हैं। उसके बाद एक पोस्टिंग, बार बार आएगा, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है पोस्टिंग, कि हम पोस्टिंग कर रहे हैं। इट मीन्स ट्रांसफर द जर्नल एंट्री टू लेजर अकाउंट, जो हमने ये एंट्री करी है जर्नल के अंदर उसको रिस्पेक्टिव अकाउंट के अंदर इसकी पोस्टिंग कर देना। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि हम आगे जाकर एक स्टाफ सैलरी लेजर अकाउंट मेंटेन करेंगे, सैलरी अकाउंट, उसके अंदर इसकी पोस्टिंग कर दी, इस एंट्री को यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया, यहाँ पर सैलरी अकाउंट है उसके अंदर डेबिट में टू कैश अकाउंट, कितने 10,000 रुपीज, ये आपकी पोस्टिंग हो गई। जितनी भी सैलरी से रिलेटेड एंट्री है वो सारी इस अकाउंट के अंदर आ जाएगी। ऐसे ही जैसे कैश है क्रेडिट हुआ है तो कैश की जो रिस्पेक्टिव एंट्री है वो कैश के लेजर अकाउंट में जाएगी। हमारा जो कैश अकाउंट है, कैश अकाउंट, उसमें से रिड्यूस हुआ है कैश, तो उसके क्रेडिट साइड में आ जाएगा, ये एंट्री यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगी, इसको पोस्टिंग कहेंगे। भाई सैलरी अकाउंट 10,000, ये आपकी पोस्टिंग हो गई। तो ये पोस्टिंग का मतलब जर्नल जो एंट्री है उसको लेजर के अंदर पोस्ट करना, उसको ट्रांसफर करना, वही पोस्टिंग होती है। फंक्शंस ऑफ जर्नल, जर्नल के फंक्शन क्या होते हैं, जर्नल के फंक्शन होते हैं कि क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्डिंग होती है, जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं जैसे ही वो ट्रांजैक्शन हो जाता है उसी टाइम हम उसके एंट्री करते हैं। तो जितनी भी एंट्री मिलती है वो अपने को डेट वाइज मिलती है,
ये प्रोवाइड करवा देता है। जर्नल है वो अपने को दे देता है एंट्री की ये डेट वाइज आपकी ये सारी कंप्लीट एंट्री है। उसके बाद एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शंस, इसका क्या मतलब हुआ? एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन का यहाँ पर ये मतलब होता है कि जो आप जर्नल के अंदर जो एंट्री करते हैं वो एंट्री उसी टाइम आप एनालाइज कर लेते हैं। एनालाइज इन द सेंस कि मान लीजिए आपने कोई गुड्स परचेज किए है बाहर से, तो आप ये डिसाइड कर लेंगे कि आपने जो गुड्स परचेज किए तो उसमें कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। उसके अलावा जो आपके पास परचेज का जो बिल आए हैं उस बिल के अंदर आप ये देख लेंगे कि उसमें कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है। सपोज आपने 10 कोई पीसेज परचेज किए, पेन परचेज किए हैं, मान लीजिए 100 रुपीज़ का एक पेन है, तो टोटल आपका कितना होगा 1000। आपने ये कैलकुलेशन चेक कर ली कि आपने 1000 है इसका, उसने भी 1000 ही लगाया है ना। कहीं ऐसा तो नहीं कि 10 पीसेज मल्टीप्लाई बाई 100 और इसको आपने 1100 कर दिया हो बिल के अंदर गलती से। अगर इस टाइप की कोई मिस्टेक है तो उसको भी आप एनालाइज करके इस मिस्टेक को यहीं ख़त्म कर देंगे। उसके अलावा डेबिट और क्रेडिट का वो डिसीजन हो ही जाएगा। और कोई इस बिल के अंदर कोई करेक्शन करना हो तो आप इसी प्राइमरी स्टेज के ऊपर यहीं पर उसका करेक्शन करके प्रॉपर उसकी एंट्री हो जाएगी। तो इस टाइप से आप उस ट्रांजैक्शन को एनालाइज कर सकते हैं। ये तो परचेज का एग्जाम्पल दिए हैं। ऐसे ही मान लो आप किसी को सैलरी पे कर रहे हैं, तो वो सैलरी जो पे कर रहे हैं तो उसमें उसकी एब्सेंट कितनी है, पूरे महीने उसने काम किया या नहीं किया, उसकी सैलरी कितनी है, उसकी कैलकुलेशन चेक करके उसके बाद आप उसका ट्रांजैक्शन करोगे। तो इस टाइप से एनालिसिस कर लोगे। अगर यहाँ पर एनालिसिस आप प्रॉपर कर लेते हो, ये इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस जर्नल के अंदर यही होती है। अगर आपने एनालिसिस यहाँ पर कर लिया है, प्रॉपर कर लिए हैं, तो फिर आपके प्रॉपर अकाउंट्स बनेंगे आगे। अगर एनालिसिस ही आपका रॉन्ग गया तो फिर आगे के जो अकाउंट्स है, पोस्टिंग है, आगे की जो भी अकाउंट्स है, सारी प्रोसेस आपकी रॉन्ग चलती जाएगी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है यहाँ पर। बेस फॉर लेजर पोस्टिंग मतलब जो लेजर के अंदर हम पोस्टिंग करेंगे, अभी पीछे एग्जांपल मैंने दिया था जैसे सैलरी अकाउंट में हमने पोस्टिंग करी थी, तो जो पोस्टिंग कर रहे हैं उसका बेस क्या होता है? जर्नल। तो जर्नल का फंक्शन क्या हुआ? लेजर पोस्टिंग के लिए बेस प्रोवाइड करवाते हैं, ये भी एक इसका फंक्शन हो गया। तो बेस फॉर लेजर पोस्टिंग। कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ जर्नल। जर्नल की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसके फीचर्स क्या हैं, उसके ऊपर भी डिस्कस कर लेते हैं। इसमें डे टू डे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डिंग होती है, डे टू डे बेसिस पे होते हैं, जो क्रोनोलॉजिकल जो एंट्री होती है। मोस्ट ऑफ जो पॉइंट्स हैं वो यही आगे पीछे करके होते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होते हैं, सिमिलर लगते हैं पॉइंट, लेकिन अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा पॉइंट कौन से कैटेगरी के अंदर आएगा, कौन से कैरेक्टरिस्टिक है, कौन से फंक्शंस हैं, थोड़ा सा वो बाइफ्रिकेशन करना पड़ेगा। क्यों? एमसीक्यू के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं उसके अंदर यही टेस्ट करते हैं कि आप कितने अवेयर हो, कितना आपने डीपली पढ़ा है, आपने थ्योरी पढ़ी भी है या नहीं, ये भी वो चेक करते हैं इसके अंदर, एमसीक्यू के अंदर। तो इस वीडियो को थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान से देखने की ज़रूरत है, अदरवाइज एमसीक्यू के अंदर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ध्यान रखना इस बात का। तो डे टू डे बेसिस के ऊपर हमारी एंट्री हो जाती है। उसके अलावा बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री हमने डिस्कस कर लिया है। तो ओरिजिनल एंट्री जहाँ पर होती है वो बुक है, तो बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इट रिकॉर्ड्स बोथ एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन्स डेबिट एंड क्रेडिट। आपको पता ही है कि जो इसमें अकाउंट्स के अंदर डबल एंट्री सिस्टम चलता है। डबल एंट्री सिस्टम का क्या मतलब हुआ? जैसे सैलरी हम पे कर रहे हैं, मैं बार बार सैलरी का ही एग्जांपल ले रहा हूँ क्यों आपको पता है सैलरी क्या होती है, स्टाफ को सैलरी देते हैं, तो इस वजह से आपको बेसिक नॉलेज है सैलरी का। इसलिए सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये देखिए इसके अंदर डबल एस्पेक्ट आ गया, दो अकाउंट अफेक्टेड होते हैं। अकाउंट्स के अंदर कोई भी ट्रांजैक्शन हो, दो अकाउंट अफेक्ट होंगे ही होंगे। डबल अकाउंटिंग सिस्टम का मतलब यही हुआ। तो इट रिकॉर्ड्स बोथ एस्पेक्ट, यानी डेबिट की भी एंट्री करता है, ये डेबिट साइड हो गया और ये क्रेडिट साइड हो गया, तो डेबिट की भी एंट्री करता है और क्रेडिट भी एंट्री करता है। तो ये फीचर है इसके जर्नल के। उसके अलावा डिटेल्स इन नरेशन, जो नरेशन आता है उसके अंदर कंप्लीट डिटेल मिलती है इसमें। कैसे? जब सैलरी हम पे कर रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पर 25,000 हम पे कर रहे हैं, तो अपने को पता है कौन से महीने की है,
ये सैलरी 25,000 किसको पे करी है। तो नरेशन के अंदर हम कंप्लीट उसकी डिटेल लिखते हैं, जैसे बीइंग कैश पेड टू मिस्टर मोहन अगेंस्ट सैलरी फॉर द मंथ ऑफ मे, इस टाइप से पूरा कंप्लीट इसमें नरेशन आ जाता है। तो ये नरेशन भी यहाँ पर मिल जाता है। क्यों, आज की डेट में तो हमें पता है कि भाई ये मोहन को अपन ने सैलरी दी है, मान लो इसकी बाद में 3 साल बाद अगर जरूरत पड़ती है इस एंट्री की, नरेशन नहीं लिखेंगे तो कैसे पता चलेगा। तो नरेशन है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फ्यूचर के अंदर इसको रेफर करने के लिए। तो विद नरेशन यहाँ पर अपने को एंट्री मिल जाती है जर्नल के अंदर। कंप्लीट डिटेल्स इन वन एंट्री, एक ही एंट्री के अंदर कंप्लीट डिटेल मिल जाती है। कैसे, सैलरी हमने पे करी ये पता चल गया, कैश में पे करी ये पता चल गया, किसको पे करी नरेशन से पता चल गया, उसने ली या नहीं ली, सपोर्टिंग वाउचर उसके अंदर उसकी रिसीट मिलेगी, मोहन ने उसके हैंडराइटिंग के अंदर उसने लिखा होगा कि कैश रिसीव ₹25,000। तो एक कंप्लीट जो एंट्री है, कंप्लीट डिटेल है, वो एक ही एंट्री के अंदर एक ही जगह हमें मिल जाएगी। जर्नलाइजिंग इन प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग एंड द फॉर्म इन विच इट इज रिकॉर्डेड इज जर्नल एंट्री। इसके अंदर जो जर्नलाइज का क्या मतलब हुआ, अभी मैंने आपको जो टर्म्स के अंदर बताया था, जर्नलाइजिंग का मतलब एंट्री करने की प्रोसेस, जर्नल एंट्री करने की प्रोसेस वो जर्नलाइजिंग है। तो जर्नलाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, जो अकाउंटिंग ये जो एंट्री करते हैं उसकी प्रोसेस है, उसको जर्नलाइजिंग कहते हैं। एंड द फॉर्म इन विच इट इज रिकॉर्डेड इज जर्नल एंट्री, ये जो फॉर्म है, ये जो एंट्री हमने करी है, इस एंट्री को जर्नल एंट्री कहते हैं, इस पोर्शन को। और जर्नलाइज का मतलब ये कंप्लीट प्रोसेस हमने करी, कंप्लीट प्रोसेस के अंदर उसका एनालिसिस भी किया हमने, सपोर्टिंग भी लगाई, नरेशन भी लिखा, ये सारी जो वर्किंग की है वो इस कंप्लीट प्रोसेस को जर्नलाइजिंग कहते हैं। एडवांटेज ऑफ जर्नल, जर्नल के एडवांटेज क्या है उस पर डिस्कस कर लेते हैं। प्रोवाइड्स डेट वाइज ट्रांजेक्शन, जो क्रोनोलॉजिकल जो एंट्री होती है तो वो डेट वाइज ट्रांजेक्शन हमें मिल जाते हैं, किस डेट को क्या ट्रांजेक्शन हुआ है, किस डेट को परचेज हुआ है, किस डेट को सेल हुआ है, किस डेट को सैलरी पे कर रहे हैं। पॉसिबिलिटी ऑफ एरर रिड्यूसेज, इसका क्या मतलब हुआ, जब जर्नल में एंट्री करते हैं तो उसको एनालाइज करते हैं हम पहले कि जो ट्रांजेक्शन हुआ है वो किसने ऑथराइज किया है, किसकी परमिशन से हुआ है। क्यों, मान लो सैलरी पे कर रहे हैं तो कोई ऑथराइज करेगा, कौन ऑथराइज करेगा, जो उसका ओनर है उस पर साइन करके बताएगा हाँ इसको इतनी सैलरी दे दो, इसको ऑथराइज बोलते हैं। तो उस पर साइन करेगा ओनर कि भाई आप इसको पेमेंट कर दीजिए। और किसको डेबिट करना है, कौन से अकाउंट को डेबिट करना है, कौन से अकाउंट को क्रेडिट करना है, ये पूरा एनालिसिस यहीं पर हो जाता है। तो पॉसिबिलिटी ऑफ एरर रिड्यूस, तो ये एनालिसिस करने से ये जो एरर की पॉसिबिलिटी है वो खत्म ही हो जाती है यहाँ पर। एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्रांजेक्शन, जो ट्रांजेक्शन हुआ है उसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन जर्नल के अंदर उस पर्टिकुलर एंट्री पर ही मिल जाता है। कैसे मिल जाता है, हमने क्या डेबिट किया, क्या क्रेडिट किया, नरेशन में क्या लिखा है, उसके सपोर्टिंग वाउचर क्या है, किसने पे किया, किसने रिसीव किया है, किसने परमिशन दी, ये सारी कंप्लीट डिटेल आपको उस पर्टिकुलर एक ट्रांजेक्शन में एक ही जगह मिल जाएगी। लेजर पोस्टिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस, जो जर्नल है उसी के बेस पर लेजर के अंदर पोस्टिंग होती है, जो एंट्री करी है उसकी पोस्टिंग लेजर अकाउंट के अंदर यहीं से होती है। लोकेटिंग एरर, कई बार क्या होता है जैसे ट्रांजैक्शन हमने कर लिया, जर्नल में एंट्री कर ली, पोस्टिंग कर ली, सब कुछ कर लिया, उसके बावजूद फाइनल अकाउंट जब बनाते हैं, फाइनल अकाउंट का क्या मतलब हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, उसके अंदर कहीं न कहीं डिफरेंस आ जाता है। तो वो हमें फाइंड आउट करना होता है कि वो डिफरेंस है क्या चीज़। तो उस डिफरेंस को कैलकुलेट करने के लिए हम जर्नल के ऊपर ही आते हैं, जर्नल को चेक करते हैं डीपली। तो जो भी एरर होगी उसको लोकेट कौन करता है, वो जर्नल ही करता है, यहीं से वो पकड़ में आती है। तो ये इसके एडवांटेजेज हुए, इसके ये प्रॉफिट है। अब इसकी लिमिटेशन क्या है, जो जर्नल हम मेंटेन कर रहे हैं क्या लिमिटेशन है कि नॉट सूटेबल फॉर लार्ज ट्रांजेक्शन्स। अरे ट्रांजेक्शन अगर बहुत ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा से क्या मतलब हुआ, जैसे मिंत्रा के ऊपर जो ऑनलाइन जहाँ पर हम कपड़े वगैरह मंगवाते होंगे मिंत्रा से, तो जो मिंत्रा है
उसके ऊपर जो मिंत्रा के कस्टमर है वो तो हजारों के अंदर होंगे, तो एक दिन के अंदर हजारों ट्रांजेक्शन होते हैं उसके। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप हजारों ट्रांजेक्शन उसके अंदर आप नोट कर लो, उसके बाद उसकी लेजर पोस्टिंग कर लो। तो जहाँ पर नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन हैवी हो जाते हैं, लार्ज हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तब जर्नल फ्लॉप हो जाती है, वहाँ पर ये काम नहीं करती। उसके बाद कैश बैलेंस इज नॉट रिवील्ड। इसके अंदर आप इंडिविजुअल एंट्री कर लोगे, मान लो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश कर लोगे आप, आपकी एंट्री हो जाएगी। लेकिन पूरे दिन के बाद जब सारी एंट्री हो जाएगी, मान लो 50 ट्रांजेक्शन कर लिए कैश के आपने, उसके बाद अगर आपसे पूछा जाएगा कि कैश इन हैंड कितना है मेरा, मान लो बिजनेस का ओनर है, वो चाहेगा जाते टाइम कितना कैश है आपकी बुक्स के अंदर जो आपने एंट्री करी है उसके अकॉर्डिंगली कितना मेरे पास कैश होना चाहिए, और फिर वो अपनी पॉकेट में चेक करेगा। तो ये जर्नल के बेस पर ये पॉसिबल नहीं है कि वो जर्नल में बता दे कैलकुलेट करके कि आपके पास इतना कैश होना चाहिए। तो ये इसकी लिमिटेशन है। नॉट ए सब्स्टिट्यूट ऑफ लेजर, जो लेजर है उसका सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। रीजन, लेजर के बेस पर हम कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इंफॉर्मेशन का मतलब, मान लो मिस्टर राम का अकाउंट है, हमें उससे पैसे लेने हैं या उसको देने हैं, वो कहाँ से पता चलेगा? लेजर से पता चलेगा। कैश अकाउंट है, कितना कैश बैलेंस है, कहाँ से पता चलेगा? कैश अकाउंट से। बैंक का कितना बैलेंस है, कहाँ पता चलेगा? बैंक अकाउंट से। जर्नल के अंदर ये पॉसिबल नहीं है कि आप किसी पार्टी का या कैश का या बैंक का आप बैलेंस कैलकुलेट कर लो। ये तभी हो सकता है जब लेजर के अंदर हम पोस्टिंग करेंगे। तो कोई भी इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करने के लिए जर्नल के ऊपर हम डिपेंड नहीं रह सकते। ये नहीं कह सकते कि आप लेजर अकाउंट मेंटेन मत करिए, हमारा जर्नल से काम चल जाएगा। तो ये सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता लेजर अकाउंट का। तो ये इसकी लिमिटेशंस है। तो ये हमने इस पर डिटेल से डिस्कस किए। थोड़ी सी और इसमें थ्योरी पार्ट है, उसके बाद इसका प्रैक्टिकल शुरू करेंगे। अभी भी आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स में डालिए, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। इस चैप्टर को सीरियसली करना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू जो एग्जाम में आएंगे आपके, उसके अंदर भी जो क्वेश्चन आएंगे वो इसी से रिलेटेड आएंगे, इसी टाइप के जो लेक्चर है उसी से रिलेटेड होंगे, तभी वो सॉल्व कर पाएंगे। तो ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आप शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स को भी बताइए। मैं इस वीडियो के अंदर या इस सीरीज़ के अंदर कंप्लीट डिटेल्ड जर्नल का चैप्टर डालूंगा। हो सकता है आपको मेरा वीडियो ये देखने के बाद जर्नल के लिए आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं ट्यूशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं आपको एश्योर करता हूँ। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, माई वीडियो। थैंक यू।